हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, अभिकथन है कि डाई हाइड्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय होती है और कारण है किसी भी तत्व में दो परमाणुओं के मध्य एकल बंध के लिए H और H बंध वियोजन इंथैल्पी उच्चतम होती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में क्या होता है, हमें समझना होगा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। हाइड्रोजन चूंकि सिंगल जब रहता है तो ये अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है? क्योंकि ये अपने अष्टक मतलब कि निकटतम अक्रिय गैस की भांति कार्य नहीं करता है। तो ये क्या करता है, अक्रिय गैस की भांति की तरह कार्य करने के लिए अपने एक और हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, जिसकी वजह से ये H2 बन जाता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये अस्थायी हो जाता है। अब ये अस्थायी हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बंध वियोजन ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। H2 जो है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, बंध तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें, बंध वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और H2 का बंध वियोजन ऊर्जा बहुत अत्यधिक होता है, ऊर्जा उच्च होता है। उच्च क्यों होता है? तो सबसे पहला बंध वियोजन ऊर्जा होता है सीधा समानुपाती होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके साइज के। मतलब कि जितना छोटा आकार होगा उतना ही बंध वियोजन ऊर्जा बढ़ेगा। छोटा आकार क्या करेगा, बंध वियोजन ऊर्जा को बढ़ाएगा। ठीक है। जितना छोटा आकार बढ़ेगा, बंध वियोजन ऊर्जा भी बढ़ेगा। ठीक है। छोटा आकार होता है हाइड्रोजन का। दूसरा, हाइड्रोजन में जो विद्युत ऋणात्मकता गुण होती है वो अत्यधिक होती है। हाइड्रोजन में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक गुण होता है। विद्युत ऋणात्मक गुण होता है। तो विद्युत ऋणात्मक गुण होने की वजह से क्या होता है कि यह बंध वियोजन ऊर्जा इसका और भी ज्यादा अधिक होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि कमरे के ताप पर ये रिएक्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि ये क्या होगा कि अपना बॉन्ड को तोड़ेगा ही नहीं, और बॉन्ड अगर नहीं टूटेगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो पहला जो दिया हुआ है डाई हाइड्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय होता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया हुआ है किसी तत्व में दो परमाणुओं के मध्य एकल बंध के लिए HH बंध वियोजन एंथैल्पी उच्चतम होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण हमारे अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।